अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? हसन ने तालिश को देखते हुए पूछा, जो चेहरे पर संजीदगी लिए हुए बैठा हुआ था। मैं एक बार सिकंदर साहब से बात करना चाहता हूँ। अगर वो मान गए तो ठीक, फिर मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जो मेरे लिए मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तालिश ने सामने सड़क को देखते हुए कहा, ठीक है। हसन कहते ही बाहर निकल गया। उनको दूर से ही कुछ लोग खड़े हुए नजर आए थे। जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? हसन ने सामने देते हुए तालिश से पूछा, जिसने नासमझी से हसन की तरफ देखा था। सामने इंसाफ हो रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ इस गांव के लोग इंसाफ के कितने पक्के हैं। हसन ने कहते हुए इस हजूम की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए थे और तालिश भी उसके पीछे चल पड़ा था। बड़े बड़े तहतों के चारों तरफ चारपाइयां बिछी हुई थी। दरमियान वाले तहते पर सिकंदर बर्जमान था। साथ वाली कुर्सी पर शाहनवाज बैठा हुआ था। अकमल, कैसा मर्द है तू? तेरी बीवी किसी और मर्द के साथ रंग रलियां मना रही है और तू बेगैरत बना बस तमाशा देख रहा है। तुझे चाहिए था उसी दिन अपनी बीवी का गला दबा देता। सिकंदर ने गुस्से से अकमल को देखते हुए कहा, जो चेहरा झुकाए खड़ा था। उसकी बीवी वहीं पर मौजूद थी। अब सब लोग बिना मेरी बात सुने कैसे मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं? अकमल की बीवी ने चलाते हुए कहा था, अपनी जुबान बंद रखो लड़की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? शाहनवाज ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। तालिश और हसन भी वहां पर खड़े थे। मुझे भी सफाई देने का पूरा हक है। जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो क्यों मैं खामोश रहकर आप सब लोगों की ज्यादती बर्दाश्त करूं? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। जिस लड़के को गाँव वालों ने मेरे साथ देखा था उससे मेरी सिर्फ मदद की थी। कुछ लड़के गाँव के बाहर मुझे तंग कर रहे थे तो वो मुझे घर छोड़ने आया था। वो मेरे शोहर से भी मिला और उसने सारी बात उसे बता दी। लेकिन इन गाँव वालों ने न जाने क्यों छोटी सी बात को अपनी इज्जत का मसला बना लिया है। अकमल की बीवी ने वहां पर खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सब लोग पागल हैं? तालिश ने हैरानगी से सर की तरफ देखते हुए पूछा। पागल नहीं है, बस जाहिल है, जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और हमेशा औरत को ही बुरा भला कहते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। हसन ने तंजिया लहजे में कहा। सिकंदर चेहरे पर सर तासा लिए वहां पर बैठा हुआ था। अकमल, अपनी बीवी को इसी वक्त तला दो या खुद भी इस गांव से के साथ निकल जाओ। थोड़ी देर बाद सिकंदर की आवाज गूंजी थी, लेकिन साईं, मेरी बीवी बेकसूर है, गाँव वालों को गलत फहमी हुई है। अकमल ने बेबसी से कहा, क्योंकि ना वो अपनी बीवी को छोड़ सकता था और ना वो किसी दूसरी जगह जा सकता था। एक मिनट। गांव वाले जिस कंजर को देख रहे थे, हसन की वापस सामने उसकी तरफ मुड़कर देखा। गांव वाले भी जानते थे कि क्या फैसला होगा, क्योंकि वो जानते थे कि सिकंदर कभी किसी औरत के हक में फैसला नहीं सुनाएगा, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। हसन को देखते ही शाहनवाज उस कंदर के चेहरे पर साया सा आके गुजरा था। गाँव वाले तो हसन को देखते ही पीछे हो गए थे, क्योंकि उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि सब लोग खुद बहुत खामोशी से पीछे खड़े हो गए थे। कैसे बेहिस लोग हो तुम साहब? जब उसका शोहर कह रहा है कि उसकी बीवी ने कुछ गलत नहीं किया, तो कैसे तुम लोग दोनों मियाँ बीवी के साथ नाइंसाफी काटते हो? हसन ने सिकंदर और शाहनवाज के चेहरों की तरफ देते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम होते कौन हो हमारे गांव के मामला में दखल अंदाजी करने वाले? इब्तसाम, जो कि वहां पर आया था, उसे गुस्से से हसन को देते हुए कहा, मैं कौन हूँ? ये बात तुम अपने बाप और चचा से पूछो, और तुम तो मेरे मुंह मत ही लगो तो बेहतर है। सिकंदर साहब, आप गाँव में मेहमानों को घर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? इब्तसाम को जवाब देने के बाद हसन ने सिकंदर को देते हुए पूछा। गाँव वालों की नजर सिकंदर के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इब्तसाम, इनको हवेली लेकर चलो, ये दोनों हमारे मेहमान हैं। सिकंदर ने इब्तसाम को देते हुए जल्दी से कहा, जो हैरानगी से अपने बाप को देख रहा था। और अकमल, आइंदा तुमसे या तुम्हारी बीवी से ऐसी कोई गलती ना हो, याद रखना इस बात का। सिकंदर ने वहां से उठते हुए कहा। गांव वाले एक दूसरे के कान में सरगोशियां करने लगे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। शाहनवाज ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। चलो हवेली चलते हैं, हसन ने तालिश को देखते हुए कहा, जो का हंस पड़ा था। क्या ढूंढ रही हैं आप बीबी जी? मुलाजमा ने सीरत को कुछ ढूंढते हुए देखा तो पूछा। कुछ नहीं, सीरत ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो अपना डाइजेस्ट ढूंढ रही थी। अगर मुलाजमा को बता देती उसे सीधा जाकर बड़े साईं को बता देना था। सीरत सीधी शीरी के कमरे में गई थी। शीरी, पता नहीं मैंने अपना डाइजेस्ट कहाँ रख दिया था, और किसी का हाथ लग गया तो? सीरत ने नाखून को दांतों में लेते हुए कहा, तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया है कि अब पता नहीं कहाँ पड़ा है, और किसी का हाथ लग गया तो? शीरी भी परेशानी से बोली, ना तो सवेली में मोबाइल है और ना ही टीवी, तो मैं सारा दिन क्या करूँ? नावल पढ़कर ही गुजारा करना पड़ता है। सीरत ने इर्द गिर्द देते हुए कहा, इसके अलावा भी बहुत से काम करने को है। शीरी ने कहा तो इतने में मुलाजमा वहां पर आई। बीबी जी, बड़े साई ने सख्ती से मना किया कि आप दोनों बाहर नहीं आएंगे, उनके कुछ मेहमान आए हैं। मुलाजमा ने नजर झुकाकर कहा, ठीक है। सीरत ने संजीदगी से कहा। मुलाजमा वहां से चले गए। ऐसा भी कौन आया है? मैं तो जरूर देखूंगी, सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। सीरत, कभी तो बात मान लिया करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। श्री ने जल्दी से कहा, मैं नहीं, हम दोनों बाहर जाएंगे। सीरत ने कहा और श्री का जवाब सुनने से पकड़कर कमरे से बाहर ले गए। सीरत, अगर किसी ने देख लिया तो? चलो कमरे में, श्री ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम दोनों को मना किया था ना कि कमरे से बाहर नहीं आना, तब सामने दोनों को देते हुए संजीदगी से कहा।
بھائی کیا ہوا؟ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں، سیرت نے جلدی سے کہا اور وہاں سے شری کا ہاتھ پکڑے جانے لگی۔ ابتسام نے شری کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ تم جاؤ، وہ آتی ہے، ابتسام نے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، سیرت نے کچھ کہنا چاہا لیکن ابتسام نے روک دیا۔ میں نے کہا نا کہ جاؤ یہاں سے، ابتسام نے سنجیدگی سے کہا۔ سیرت خاموش رہی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب تک وہ لوگ یہاں پر ہیں تم باہر نہیں آؤ گی، سمجھ گئے؟ ابتسام نے شری کو دیتے ہوئے کہا۔ حسن اندر چلا گیا تھا لیکن تالش شری اور سیرت کو دیتے ہوئے وہیں پر رک گیا تھا۔ ابتسام نے تالش کو نہیں دیکھا تھا۔ ایسا کون آیا ہے جو آپ سب لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ شری نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابتسام نے سخت نظر سے شری کو دیکھا تھا۔ میرے آگے سواجہ مت کیا کرو، کتنی بار منع کیا ہے تمہیں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ اندر۔ ابتسام نے شری کو بازو کو چھوڑتے ہوئے کہا اور خود اندر چلا گیا۔ تالش وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ابتسام کے جانے کے بعد تالش شری کے راستے میں آیا تھا۔ شری نے آنکھوں میں خوف لیے ہوئے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں لیکن تالش کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تالش نے گہری نظروں سے سامنے دیکھ کھڑی ہوئی شری کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہے تھے۔ شری نام ہے میرا، شری نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ تو تم ہو میری مسز، تالش نے مسکرا کر کہا اور شری کے مزید قریب آیا۔ میری بیوی ہوتے ہوئے تمہارا وہ آوارہ کزن تمہیں ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے؟ تالش نے سخت لہجے میں شری کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ایک دم اس کا لہجہ تبدیل ہوا تھا جس سے شری کو خوف محسوس ہوا، لیکن حیران تو وہ بیوی کی بات پر ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا ہُبرو انسان اس کا شوہر تھا۔ آج اتنے سالوں بعد آپ کو اپنی بیوی کا خیال آ ہی گیا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، طلاق نامہ تو آپ کو مل ہی چکا ہوگا۔ شری نے غصے سے تالش کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے تالش پر بہت ہی غصہ تھا جو نکاح کر کے اسے بھول چکا تھا، اس لیے جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے پوری کا پورا خاندانی عقل سے پیدل ہے، اور مسز تالش آپ کو دیکھ کر لگا نہیں تھا کہ آپ بولتی بھی ہیں۔ تالش نے تھوڑا جھک کر شری کی نیلی آنکھوں میں دیتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا، اور جہاں تک بات ہے طلاق نامے کی، تو میرا نہیں خیال کہ تمہارے باپ سے تمہاری رائے جانی ہوگی، بلکہ حکم دیا ہوگا، اس لیے یہ تو ہرگز مت کہو کہ اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی۔ تالش نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ دور رہ کر بات کریں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شری نے ارد کے دیکھتے ہوئے بات بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، تمہارا کزن تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن شوہر قریب آ کر بات نہیں کر سکتا، یہ تو غلط بات ہے مسز۔ اور تالش نے شری کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے مزید کہا، جو کہ اس کے پورے سینے سے اٹک رہے تھی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والے مجھے دیکھیں۔ تالش نے اپنے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، شکل سے تو آپ ایک سلجھے ہوئے انسان لگتے ہیں، لیکن شاید میں نے آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ شری سنجیدگی سے بولے، کبھی کسی کی شکل دیکھ کر اندازہ مت لگانا کہ وہ کتنا شریف اور اچھا ہے، کیونکہ تالش نے شری کے کان پر آئے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں مزید کہا، بعد میں تمہیں اپنے اندازے پر شرمندگی محسوس ہوگی اور میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ اگر آئندہ اس انسان نے تمہیں ہاتھ لگایا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی ایسے سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کام جائے گی۔ اس کی گرد بھی شری کی کمر پر سخت ہو گئے تھے، بے بسی سے شری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہارا باپ تو کبھی نہیں مانے گا، اب مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز تالش، اور اس خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا کہ میں تمہیں دیتے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اس لیے تم پر اپنا حق جما رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں گا۔ تم صرف میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہوگی جس کی ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تالش نے شری کے کان کی لو پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے کہا، جو کہ ایک دم کپکپا سے گئے تھے۔ شری کیا ہوا؟ سیرت جو اس کا انتظار کرتی جب وہ نہیں آئی تو باہر آ کر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شری نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہے وہاں؟ سیرت نے سامنے دیتے ہوئے پوچھا، نہیں کچھ نہیں، شری نے جلدی سے کہا، اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے، سیرت نے حیرانگی سے اپنے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ اسکندر نے سنجیدگی سے تالش اور حسن کو دیتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نواز اور ابتسام بھی وہاں پر موجود تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حسن نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا، صاف صاف لفظوں میں بتاؤ کہ کیوں تم لوگ یہاں پر آئے ہو؟ ابتسام نے غصے سے پوچھا، میں تمہارے باپ سے بات کر رہا ہوں تو بہتر ہے کہ تم درمیان میں نہ ہی بولو، حسن نے سرد لہجے میں کہا۔ ابتسام کو غصہ تو بہت آیا لیکن اپنے باپ کے اشارہ کرنے پر خاموش رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے شاہ نواز صاحب، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں اور اب آپ ہمیں بتا دیں کہ کب تک اپنی بیٹی کی رخصت کرنے کا ارادہ ہے۔ اب پوری دنیا تو اسے آپ گھر پر نہیں بٹھا سکتے نا، اب پوری زندگی تو آپ اسے اپنے گھر پر نہیں بٹھا سکتے نا۔ تالش پورے معاملے میں اب بولا تھا، کیا تمہیں طلاق نامہ نہیں ملا؟ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس رشتے کو ختم کر دو، شاہ نواز نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ رشتہ میری ماں نے اپنی خواہش پر کیا تھا شاہ نواز صاحب، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اسے طلاق نامے پر دستخط کر دوں گا؟ آپ سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ میری بیوی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ
मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तालिश ने वहां से खड़े होते हुए संजीदगी से कहा और अब इब्तिसाम को सारी बात समझ में आई थी। वो अब मेरी होने वाली बीवी है और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि उसे तलाक दे दो, समझे? इब्तिसाम ने तालिश के सामने आते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। जिसके साथ तुम शादी के ख्वाब देख रहे हो ना, वो मेरी बीवी है। उसके खिलाफ मैं अब कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यहाँ मैं आराम से बात करने आया था, लेकिन लगता है कि आप लोगों को प्यार की जुबान समझ नहीं आती और अब मेरा इरादा तब्दील हो गया है। मैं आज और इसी वक्त अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर आप लोगों ने मना किया तो मेरी एक कॉल पर बाहर खड़ी हुई पुलिस हवेली में आ जाएगी और आप लोगों को अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा कुछ होने दोगे, इसलिए मेरी बीवी को बुलाएं, हमें निकलना है। तालिश ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए कहा था, तुम अब अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो। तब्सार ने गुस्से से तालिश के गिरेबान को पकड़ते हुए कहा। हसन आराम से टांग पर टांग रखे हुए बैठा था। दोबारा अगर मेरे हाथ तुम्हारे हाथ अगर मेरे गिरेबान तक पहुंचे तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तालिश ने इम्तिसाम के दोनों हाथों को झटकते हुए कहा, अभी हम अपनी बेटी की रुखसती नहीं करना चाहते, लेकिन जब हमारा इरादा हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे। सिकंदर ने बात को संभालते हुए कहा, आप लोगों को मैं पागल लगता हूँ? अब तो मैं अपनी बीवी को एक सेकंड में यहाँ पर नहीं छोड़ता, क्योंकि आपके बेटे की गंदी नजर मेरी बीवी पर है। जल्दी मेरी बीवी को लेकर आए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तालिश ने अपनी कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देते हुए कहा, भाई अभी शीरी को इनके साथ भेज देती हैं। अगर पुलिस हवेली में आ गई ना तो हमारी इज्जत दो टके की रह जाएगी। अपनी इज्जत पर मैं एक हड़प भी नहीं आने दे सकता। शाहनवाज ने सिकंदर को देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, जाओ और अपनी बेटी को लेकर आओ, इस मामले को हम बाद में देते हैं। सिकंदर ने कहा तो शाहनवाज बाहर चला गया। इब्तिसाम भी अपने चाचा के पीछे बाहर चला गया था। ये आप क्या करने जा रही हैं? शीरी को इंसान के हवाले करने वाले हैं? इब्तिसाम ने सख्त लहजे में अपने चाचा को देते हुए कहा, बेटा शीरी उसकी बीवी है, इन दोनों का निकाह हो चुका है और वो आज हवेली आ गया, हमें धमकी दे रहा है कि वो पुलिस को भी लेकर आया है। तो मैं हरगिज नहीं चाहता कि एक औरत की वजह से हमारी इज्जत खराब हो। शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। शाहनवाज इतना बेहिस हो चुका था कि उसे ये भी होश नहीं था कि जिसकी बात कर रहा था उसकी अपनी सगी बेटी है। तुम फिक्र मत करो, हम बाद में इस बारे में कुछ ना कुछ सोच लेंगे। शाहनवाज ने इब्तिसाम के कंधे को थपथपाते हुए कहा और वहां से चला गया। इब्तिसाम गुस्से से हवेली से निकल गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बेटी को कैसे बेच सकती हूँ? नगीन ने शाहनवाज के सामने आते हुए कहा, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी बल्कि हुक्म दिया है, जाओ अपनी बेटी को लेकर आओ। शाहनवाज ने साथ लहजे में कहा, शाहनवाज शीरी आपकी बेटी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कोई तरीका नहीं है। नगीन ने बेबसी से कहा, मैं अपनी बेटी को तुमसे बेहतर ही सोचूंगा, फिक्र मत करो। और वो अपने शोहर के साथ जा रही है, किसी गैर के साथ मैं उसे नहीं भेज रहा, जाओ उसे लेकर आओ। शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। नगीन जानती थी कि उसका बोलना बेकार है, इसलिए खामोशी से वहां से चली गई। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? शीरी ने अपनी मां को अलमारी में कुछ तलाशते हुए देखा तो पूछा। सीरत वहीं पर मौजूद थी। तुम्हारा बाप चाहता है कि अब तुम्हें रुखसत कर दिया जाए। नगीन ने अलमारी से एक सुर्ख रंग की चादर निकालते हुए अपना रुख शीरी की तरफ करते हुए कहा, क्या मतलब? अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही। शीरी ने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम्हारा बाप और बड़े साईं फैसला कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी उनको अपनी इज्जत ज्यादा अजीज है, अपनी इज्जत की खातिर वो कुछ भी कर देती हैं, इसलिए खामोश से इस चादर को लो और मेरे साथ बाहर आ जाओ। नगीन ने अपनी बेटी से नजरें चुराते हुए कहा। शीरी की आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत संजीदगी से खड़ी हुई दोनों को देख रही थी और बिना शीरी को कुछ कहे वहां से निकल गए। सीरत उस कमरे की तरफ गई थी जहां पर तालिश और हसन मौजूद थे, जहां पर किसी भी औरत का आना मना था। सिकंदर वहां से उठकर चला गया था। अब दोनों भाई वहां पर बैठे हुए थे। हमारा इरादा आज सिर्फ बात करने का था, हसन ने तालिश की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, पहले मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब तब्दील हो गया। वो कमीना इंसान मेरे सामने मेरी बीवी से शादी करने की बात कर रहा था। तालिश ने गुस्से से कहा, तो इस वजह से तुम अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाना चाहती हो? हसन ने अपनी बीवी पर जोर देते हुए कहा। तालिश ने गर्दन तिरछी किए हुए हसन को देखा था। जो भी है वो मेरी बीवी है और अपने नाम के साथ जुड़ी किसी चीज को भी मैं उस इंसान के हवाले ना करूं, और तो और फिर भी इंसान है। तालिश ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए तो सब यहाँ से उठकर चले गए हैं। तालिश ने हंसते हुए कहा, तुमने जो उनसे मांगा है ना तालिश, वो देना इतना आसान नहीं है। बेशक इस घर की मर्दों को औरतों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीवी की माँ है, बाकी सब भी हैं, उनके लिए इसे सब करना इतना आसान नहीं है, और खास तौर पर तुम्हारी बीवी के लिए। हसन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। उससे पहले कि तालिश कोई जवाब देता, सीरत वहां पर आई थी। उसने शुक्र अदा किया कि बाबा साईं यहाँ पर नहीं है। तालिश और हसन दोनों ने नजर उठाकर सामने खड़ी सीरत को देखा था। आप दोनों शक्ल से तो काफी
पढ़े लिखे और अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी हमारे घर के मर्दों की तरह निकलेंगे। आप दोनों में से जो भी श्री का शोहर है, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। सीरत ने संजीदगी से दोनों को देखते हुए कहा। हसन बहुत गौर से सीरत को देख रहा था। उसकी नजरों की तपश से सीरत का दिल बहुत जोर से धड़का था, लेकिन उसने हसन को इग्नोर किया था। जी फरमाए, तालिश ने खड़े होते हुए कहा। निकाह के बाद आप मेरी बहन को छोड़कर कहाँ चले गए थे? पीछे आपकी बीवी के साथ क्या कुछ हुआ, आपको कुछ भी मालूम नहीं है? और आज इतने सालों बाद आकर आप अपना हक जमा रहे हैं, क्यों? जब उसे आपकी जरूरत थी तो आप ना जाने कहाँ थे, लेकिन आज आपको अपनी बीवी याद आ गई। सीरत ने कर्थ लहजे में कहा था और हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। और मैं जानती हूँ कि अगर आपने शरीर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो इसमें भी आपका कोई ना कोई अपना फायदा होगा। जिस तरह इस हवेली के मर्द औरतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी आप भी बात करेंगे। सीरत ने गुस्से से कहा। मोहतरमा, बहुत हो गया, हम आपका लिहाज कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएं। हसन ने सीरत के सामने आते हुए सख्त लहजे में कहा। अच्छा, आप किसी का लिहाज भी करते हैं? है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। अगर आप दोनों के इरादे नेक हैं तो इंसानियों की तरह वलीमे का फंक्शन रखिए और मेरी बहन को सारे गाँव वालों के सामने इज्जत के साथ रुखसत करके लेके जाए। अगर इस तरह नहीं लेके जा सकते तो आप लोग यहाँ तक जा सकते हैं। सीरत ने तालिश को देते हुए कहा, जो खामोशी से सीरत की बात सुन रहा था। अगर तालिश तुम्हारी बहन को आज ही लेकर जाना चाहे तो? हसन ने एक कदम सीरत की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। तो सीरत ने उल्टा सवाल किया। तो ये मोहतरमा कि हम आपकी बहन को आज ही रुखसत करके लेकर जाएंगे। तुम लोगों को गाँव वाले क्या सोचते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हसन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। आप लोगों को फर्क पड़ेगा भी नहीं, और लोग तो यही समझेंगे ना कि मेरी बहन में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए रातों रात रुखसती कर दी। सीरत ने हसन को घूरते हुए कहा। देखिए, वो मेरी बीवी है। तालिश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सीरत ने दरमियान में ही उसकी बात को टोक दिया। अब आपको याद आ रहा है कि वो आपकी बीवी है? उस वक्त आप कहाँ थे जब साथ वाले गाँव के चौधरी के बेटे ने मेरी बहन को अगवा किया था? सीरत ने गुस्से से कहा। उसे नहीं मालूम था कि यह बात उसे बतानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन अब तो उसकी जुबान से निकल चुके थे। हसन ने तालिश के चेहरे की तरफ देखा, जिसके तासत अचानक सर्द हो चुके थे। नायल, तुम क्या करने वाले हो? शारिया ने नायल को देखते हुए पूछा। शादी? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा भाई शादी कर रहा है। नायल ने मुस्कुराते हुए सिगरेट अपने लबों में दबाते हुए कहा। तुम शादी सिर्फ बदले के लिए कर रही हो, शारिया ने सख्त लहजे में कहा। शादी तो शादी होती है ना, चाहे बदले के लिए हो या कोई और वजह। नायल ने आम से लहजे में कहा। तुम गलत कर रहे हो नायल, शारिया ने उसे समझाना चाहा। हाँ जानता हूँ, सही करके देखा तो लोगों ने कमजोर समझ लिया, अब गलत करके देखता हूँ कि क्या होता है। तुम छोड़ो इस बात को, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमने अस्पताल जाना है या नहीं? नायल ने बात को तब्दील करते हुए पूछा। हाँ, मैं भी थोड़ी देर तक निकल रहा हूँ, शारिया ने कहा। और नायल ने अपना आज फुल ब्लैक कलर की ड्रेसिंग की हुई थी, कप कोट फोल्ड किए हुए, चेहरे पर संजीदगी लिए इस वक्त वो शहरिया के सामने खड़ा था। शहरिया ने ये बात कबूल की थी कि उसका भाई किसी को भी अपना असीर बना सकता है, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। नायल ने एक नजर शहरिया को देखा और वहां से चला गया, और शहरिया को उसके इरादे से कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी बहन को बुलाकर लाना चाहिए, तालिश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। सीरत ने गुस्से से पैर पटा और वहां से चली गई। मुझे लगा तुम्हारा फैसला तब्दील हो जाएगा, हसन ने संजीदगी से कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो हसन, तालिश ने मुस्कुराते हुए कहा। सीरत सीधा श्री के कमरे में गए थे। सबका दिमाग खराब हो चुका है, श्री तुम कहीं नहीं जाओगी, सीरत ने श्री के सामने आते हुए गुस्से से कहा। जाना पड़ेगा, मैं बाबा साईं का हुक्म नहीं टाल सकती, श्री ने खोखली हंसते हुए कहा। लेकिन चाची, आप तो बात कर सकती है ना चाचा साईं से, वो हो सकता है आपकी बात माने, सीरत ने नगीन के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। बेटा, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि आज तक मेरी कोई बात नहीं मानेंगे, और आज जब बात उनकी इज्जत की है तो वो हरगिज मेरी बात नहीं मानेंगे। जिद मत करो, मैंने अपनी बेटी का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, और हो सकता है कि वो लड़का मेरी बेटी को यहाँ के लोगों से ज्यादा हया रखे, नगीन ने कहा, और श्री का हाथ पकड़े उसे वहां से लगे। श्री ने मुड़कर सीरत को देखा था, उसकी आंखों में बेबसी से आंसू जमा थे। इस वक्त सीरत बेबसी की इंतहा पर थी, जो अपनी बहन की मदद भी नहीं कर सकती थी। नगीन श्री को अपने साथ बाहर लेकर आई थी, जब खामोश थी, क्योंकि बोलने का हक ना उसे पहले था और ना अब था, इसलिए खामोश रहना बेहतर था। बेटा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नगीन ने तालिश को देते हुए पूछा। जी जी आंटी, तालिश ने नजरें झुकाकर कहा। मेरी बेटी का हया रखना, वो बहुत मासूम है, अगर उसने कोई गलती हो जाए तो दरगुजर करना, नगीन ने श्री को देते हुए कहा, जो कि नजर झुकाए खड़ी थी। आप फिक्र मत करें आंटी, अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हैं, तालिश ने कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी जुबान से ये अल्फाज कैसे अदा हुए थे। श्री ने आंखों में हफ के लिए अपने बाप को देखा था, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। शाहनवाज उस कंदर ने श्री के सर पर हाथ रखा और तालिश से मुहातब हुए। अगर
हमारी बेटी को तुमने जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो हम लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। सुसर जी फिक्र मत करें, आपकी बेटी हवेली से ज्यादा मेरे पास महफूज रहेगी, तालिश ने कहा और आगे बढ़कर श्री का हाथ पकड़ा जो कि ठंडा हो रहा था। श्री ने एक नजर अपनी माँ को देखा था जिसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया और उनके माथे पर बोसा दिया। सब ठीक हो जाएगा, नगीन ने श्री को हौसला देते हुए कहा, जो असबाब में सर भी नहीं हिला सकती थी। तालिश श्री का हाथ पकड़े हुए उसे वहां से लेकर गया था। उसके पीछे हसन भी बाहर निकल गया था। नगीन खामोशी के साथ वहां से चली गई थी।